हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 19 जनवरी 2023 का जो पेपर हुआ था पेपर 2 उसके साइंस के क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पेपर 1, पेपर 2 मैथ और साइंस और एसएसटी सारा पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है जिसका जो फ्रीक्वेंसी होता है आप जानते होंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए उसका उपयोग जो है एक तो होता है जोड़ों के दर्द में, मतलब गठिया के इलाज में इसका हम लोग करते हैं। अगला है सलय उपकरणों के विसंक्रमण में, स्टेलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टेलाइज करने में, मतलब उसको साफ करने में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यह भी बात क्या है, सही है, ठीक है। अगला है महासागर की गहराई के अनुमान में, तो महासागर कितना गहरा है उसको मेजर करने में भी हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करते हैं। अगला है मानव कण के कार्य की जाँच करने में, टेस्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ ए ह्यूमन ईयर, जो मानव कान होता है उसके फंक्शन को टेस्ट करने में। तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत सिलेक्ट करना था तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है, यहाँ से आप 3 पॉइंट बना लीजिएगा। इसका इस्तेमाल होता है एक तो इलाज में, जोड़ों के दर्द में, गठिया के इलाज में। दूसरा जो होता है सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको स्टेलाइज करने में। और तीसरा जो होता है ओशन जो होता है, समुद्र जो होता है, उसकी गहराई को मापने में भी हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी भारी वस्तु की अपेक्षा हल्की वस्तु को फिसलना आसान होता है। सही बात है, हल्का वस्तु होगा तो फिसलेगा ज़्यादा, भारी वस्तु होगा तो कम फिसलेगा। इसका कारण भी होता है जो आपको बताएंगे। घर्षण वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब पहला स्टेटमेंट जो है सही है, हल्का होगा वस्तु, इसका मास कम है और इसका मास ज़्यादा है, ठीक है। तो जो भारी होगा उसमें जो घर्षण बल लगेगा, घर्षण बल क्या लगेगा, अधिक लगेगा, ठीक है। और हल्का में क्या होगा, घर्षण बल क्या लगेगा, कम लगेगा। इसीलिए हल्का वस्तु जो होगा वो फिसल जाएगा, जबकि भारी वस्तु जो होगा वह नहीं फिसलेगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड जो इसका कारण बोल रहा है फ्रिक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का, वस्तु का जो मास होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रिक्शन होता है। गलत बात है, फ्रिक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। कोई ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उस पर उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा क्या है, गलत है, इसीलिए तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जितना मास अधिक होगा उस पर घर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा, ठीक है। और घर्षण अधिक लगेगा तो फिसलेगा नहीं, और वस्तु हल्का होगा तो घर्षण बल कम लगेगा, उसका फिसलने का चांस ज़्यादा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इज लाइकली टू हैव द लीस्ट एटमोस्फेरिक प्रेशर। नीचे जो नाम दिया गया शहर का, उसमें कहाँ पे कम दाब होने का संभावना है, ठीक है। तो कहाँ पे कम दाब होगा, तो देखिए इस सब को अगर देखेगा तो ले जो होता है बहुत ऊंचाई पे होता है, और जो शहर या जो जगह जितना ऊंचाई पर होगा, तो हम लोग जानते हैं ऊंचाई पर क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो सबसे ऊंचा कौन है भाई, ले है, तो ले सबसे ऊंचा स्थान है, इसीलिए यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, उसको आपको देखना है। तो पहला है अलैंगिक प्रजनन में बाह्य निषेचन होता है। कह रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, अलैंगिक जो प्रजनन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन क्या बाहर होता है, गलत बात है, ठीक है, अंदर होता है। अगला है सभी पौधे अलैंगिक प्रजनन, जबकि पशु जो होते हैं लैंगिक प्रजनन द्वारा जनन करते हैं, एकदम गलत बात है। देखिए पौधा हो या जानवर हो, पौधा हो या जानवर हो, दोनों जो होते हैं लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह की प्रजनन करते हैं, ठीक है। अगला है सजीव पर्जक जीव अनिषेचित अंड उत्पन्न करते हैं, मतलब विविपोरस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अनफर्टिलाइज एग्स। सही बात है, ठीक है। तो विविपोरस जो होते हैं वैसे जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, अनफर्टिलाइज मतलब अनिषेचित अंडा को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सही बात है। अगला है इन ऑल विविपोरस ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। गलत बात है, इसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो तीसरा बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी सब बात क्या है, गलत है। तो यहाँ पे सही चुना था, इसीलिए तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज बेस्ट सुटेड टू मेक ए क्वाइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। देखिए इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसका क्वाइल बनाना है,
कॉइल मतलब ये जो इस तरह घुमा रहता है और जो गर्म होता है और इसी के गर्मी से हम लोग क्या करते हैं, तापते हैं और इससे हमारे बदन में गर्मी आता है। तो देखिए ये जो कॉइल है ये कब गर्म होगा, जब रेसिस्टेंस इसका क्या होगा, हाई। तो रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं रहेगा, लो रहेगा तो तार टूट जाएगा। तार जब टूट जाएगा तो कनेक्शन खत्म हो जाएगा, तो कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो जलेगा नहीं है, गर्म होगा नहीं। इसीलिए जो कॉइल होता है किसी भी हीटिंग एलिमेंट का, उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, ठीक है। और फ्यूज का आपको बता चुके हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, फ्यूज का हाई, रेजिस्टेंस इसका भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। याद रखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो। तो फ्यूज का रेसिस्टेंस हाई और मेल्टिंग पॉइंट लो, कॉइल का रेसिस्टेंस हाई और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। उसी तरह फिलामेंट का बात करेंगे, ठीक है। तो बल्ब के अगर फिलामेंट का बात करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, कम होगा ताकि लाइट जान नहीं हो। उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम, ठीक है, लो होगा। और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई। याद रखिएगा ये तीनों पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए दोनों क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंस भी हाई और मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो जेड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई मतलब उच्च और रेसिस्टिविटी भी मतलब रेसिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, हाई रहना चाहिए, ठीक है। तो जेड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है द मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड थिन इन शेप। कह रहा है पेशी कोशिकाएं जो होता है उनका आकार जो होता है लंबा होता है और वो पतले होते हैं, सही बात है। अगला है दिस हेल्प इन एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। ये लंबा होते हैं, ठीक है, और पतले होते हैं, इसके कारण इनको एक्सपैंड करने में मतलब विस्तारित होने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में मतलब संकुचन होने में इनको सहायता मिलता है, सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और दूसरा जो है पहला का क्या है, व्याख्या है, इसीलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज ऑन ए प्लेन मिरर इज 10 सेंटीमीटर। एक प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट और उसके इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10, मतलब इधर भी 5 और इधर भी 5, मिरर से इधर 5 हो जाएगा। क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर होता है उतना ही दूरी पर क्या बनता है, इमेज बनता है। तो 5 5 हो गया, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी कितना है, 10। अब कहता है द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फॉरवर्ड, ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाया जाता है टुवार्ड्स मिरर, मिरर की तरफ कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे था, अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर घट गया, मतलब मिरर की तरफ 2 सेंटीमीटर चल दिया। अब मिरर की तरफ 2 सेंटीमीटर चल दिया तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। अब ऑब्जेक्ट का दूरी मिरर से कितना है भाई, 3, और इसका इमेज बनेगा इधर 3 सेंटीमीटर, तो इधर हो गया आपका इमेज ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। अब जो है मिरर, ठीक है, मिरर और इमेज, तो ये हो गया मिरर और ये हो गया इमेज, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो कितना सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर बोलता ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है तो 6 हो जाता। अगला क्वेश्चन है किसी बीकर में कॉपर सल्फेट विलियन में 2 कार्बन इलेक्ट्रोड डाले गए हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4 और उसमें ग्रेफाइट का, ठीक है, 2 कार्बन रॉड डाला गया, कार्बन का, किसका, कार्बन का, ठीक है। तो ये हो जाएगा एनोड और ये हो जाएगा कैथोड। और विद्युत धारा, अब इसमें क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं बैटरी के द्वारा। कुछ मिनटों के पश्चात क्या होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट में जैसे ही इलेक्ट्रोड को डालेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रोड को, और उसको बैटरी से जोड़ेंगे मतलब करंट पास कराएंगे, तो होगा क्या, कॉपर यहाँ पे कैथोड पे जमा होगा, कैथोड पे जमा होगा, क्या जमा होगा, कॉपर, याद रखिएगा, ठीक है। कॉपर यहाँ पे क्या होगा, जमा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या होगा, याद रखिएगा, एनोड पर, एनोड पर मतलब ये प्लस होता है, कैथोड क्या होता है, माइनस होता है। एनोड पर क्या होगा, यहाँ पे बबल बनेगा, बुलबुला बनेगा, क्या बनेगा, बुलबुला, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर कॉपर का रड रहता तो एक ओर से कॉपर झड़ता और सॉल्यूशन तो उतना ही कॉपर जो है कैथोड पर क्या होता, जमा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट का रड है तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया चुनना है, तो धनात्मक इलेक्ट्रोड मतलब एनोड पर बुलबुले बनेंगे, सही बात है। अगला है कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होगा, मतलब कैथोड पर जो है कॉपर जमा होगा, सही बात है। अगला है कैथोड पर बुलबुले बनेंगे, गलत बात है। अगला है एनोड पर कॉपर का निक्षेपित होगा, मतलब एनोड पर कॉपर जमा होगा, गलत बात है, ठीक है। तो ए और बी सही है, इसीलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
त्वरित झंझाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, जो थंडर होता है, जो तड़का गिरता है, उसके बारे में कौन सा बात सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है त्वरित झंझा प्राय गर्म एवं आर्द्र क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। सही बात है। ठीक है, जहाँ पे गर्म और आर्द्र क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे त्वरित जो होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। अगला है त्वरित झंझाओं में तेज गति पौने एवं बिजलियों की चमक के साथ वर्षा होती है। सही बात है। ठीक है, अगला है त्वरित झंझा चक्रवात में परिवर्तित हो सकते हैं। ये भी बात क्या है, सही है। अगला है त्वरित झंझाओं में पवनों की गति चक्रवात की अपेक्षा अधिक होती है। गलत बात है। त्वरित झंझाओं में क्या होता है, पवन का जो गति होता है वो चक्रवात की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो 3 स्टेटमेंट सही है, इसको ध्यान रखिएगा। चौथा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे गलत चुनना था, इसीलिए चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें से ऑप्शन को पढ़ना है और सही ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, क्षेत्र जो भौगोलिक रूप से भूकंपों के लिए प्रवृत्ति है, ऐसे क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा रहता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सिस्मिक जोन। ठीक है, और पॉइंट वेयर सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, तो ये हो गया अर्थ क्रस्ट, अर्थ का ऊपर वाला जो सरफेस हो गया अर्थ क्रस्ट। इसके नीचे जहाँ पे भूकंप स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। और इसके परपेंडिकुलर जहाँ से वेव जाता है, टकराता है, जहाँ से धरती कांपता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इपिक सेंटर। ठीक है, तो कहता है द पॉइंट वेयर सिस्मिक वेव ओरिजिनेट, जहाँ पे भूकंप ओरिजिनेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। ठीक है, फोकस, तो इसी को पूरा नाम क्या बोलेंगे, सिस्मिक फोकस। अगला है द पॉइंट वर्टिकली एबव द ओरिजिन ऑफ सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव के ऊपर जो वर्टिकली जो जगह होता है जहाँ पे भूकंप होता है अर्थ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इपिक सेंटर। तो इपिक सेंटर याद रखिएगा, यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले वाला को उस जोन को बोलेंगे सिस्मिक जोन जहाँ पे भूकंप आता है, और भूकंप जिस पॉइंट से उठता है उसको सिस्मिक फोकस बोलेंगे, और भूकंप अर्थ पर, अर्थ क्रस्ट पर जिस सरफेस पे आता है परपेंडिकुलर, उसको हम लोग बोलेंगे इपिक सेंटर। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम आधे घंटे में एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले आधा घंटा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करता है, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो देखिए दूरी निकालना, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो पहले का डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 60 और टाइम कितना लिया, आधा घंटा। ठीक है, तो आधा घंटा हाफ आवर हो गया, प्लस अगला जो है 45 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है और कितना समय चलता है, आधा घंटा। तो कितना हो गया 30 इधर, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 22.5, कितना हो गया 52.5। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस तय किया 52.5, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बी और सी को ए उनके लॉनिय विलियन से विस्थापित कर देता है। मतलब ए जो है बी और सी को उनके कंपाउंड से, उनके लॉनिय कंपाउंड से क्या करता है, अलग कर देता है। मतलब ए जो है बी और सी से अधिक अभिक्रियाशील है, जबकि डी को वह लॉनिय विलियन से नहीं हटा पाता है। ठीक है, तो डी जो होगा ए से भी अधिक अभिक्रियाशील होगा। फिर बाद में कहता है सी को बी उसके लॉनिय विलियन से विस्थापित कर देता है, सी को विस्थापित कर देता है कौन, बी। तो बी जो होगा सी से ज़्यादा होगा, और बी से ज़्यादा अभिक्रियाशील ए है, और ए से अधिक अभिक्रियाशील कौन है, डी। अब कहता है द्वितीय स्वार्थिक क्रियाशील धातु कौन है, द्वितीय कौन है, पहले हो गया डी और दूसरा कौन है, ए। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस पर बार बार प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अगला है टीकाकरण, मतलब वैक्सीनेशन प्रतिरक्षण की एक विधि है। प्रतिरक्षण क्षमता क्या करता है, बॉडी का बढ़ाता है, यानी किसी व्यक्ति में एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करना। टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बात सही है। तो देखिए टीका से रिलेटेड जो बात दिया है उसको ध्यान रखना है। टीका जो होता है एक जीवित या क्षीण जीवाणु है, सही बात है। टीका जो है एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध रोग प्रतिकारक उत्पन्न करता है। तो टीका जो होता है, ठीक है, ए वैक्सीन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन द बॉडी अगेंस्ट ए स्पेसिफिक डिजीज, एक खास बीमारी के लिए वो क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। ये भी बात क्या है, सही है। अगला है वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर ह्यूमन बींग्स ओनली, गलत बात है। जो वैक्सीन आता है जानवरों के लिए भी आता है, ठीक, तीसरा बात ये गलत हो जाएगा। अगला है टीकों में प्रतिजैविक होते हैं जो जीवाणु को मार देते हैं। तो टीकों में याद रखिएगा प्रतिजैविक नहीं होते हैं, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगा। अगला है टीके केवल विषाणु द्वारा उत्पन्न रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, गलत बात है। वैक्सीन जो होता है वो विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, ठीक है,
हर एक बीमारी में जो जिसका जिसका टीका बन चुका है उस सब में क्या होता है, कारगर होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सही हो जाएगा, ए और बी। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो टीका के बारे में आप दो चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह जो होता है क्या होता है, जीवित होता है, क्षीण जीवाणु होता है। दूसरा ध्यान रखिएगा, यह स्पेशल बीमारी के खिलाफ क्या करता है, लड़ता है। वैसा अपने अंदर क्या करता है, रोग प्रतिकारक उत्पन्न करता है और उस बीमारी से लड़ता है और उस बीमारी को रोक देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। और यह ध्यान रखिएगा मानव के लिए भी है और जंतुओं के लिए भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन पैराशूट के निर्माण में प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्म उसे इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होता है। देखिए पैराशूट जो बनाया जाता है नायलॉन से बनाया जाता है। तो नायलॉन का खासियत याद रखिएगा, पैराशूट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये मजबूत होता है, याद रखिएगा सबसे पहले मजबूत, ठीक है। तो देखिए मजबूत है, बी ऑप्शन आपका एकदम पक्का सही है। अब बी देखिए कहाँ कहाँ है, यही दोनों में है, ठीक है। उसके बाद ये मजबूत होता है, उसके बाद ये क्या रहता है, मजबूत होता है, हल्का होता है, हल्का होगा तब ना पैराशूट उड़ेगा, हल्का होता है। तो देखिए हल्का, मजबूत है और हल्का है, ए और बी। तो ए और बी यहाँ पे भी है। अब डी और सी में चुना है, देखिए डी और सी। यह अग्निरोधी होता है, गलत बात है। यह लचीला होता है, लचीला होता है, तभी तो पैराशूट को उतरने में क्या होगा, आसानी होगा। तो ये क्या होता है, लचीला होता है। तो तीन चीज़ याद रखिएगा, पैराशूट जो बनता है, ठीक है, नायलॉन से बनता है, और नायलॉन जो होता है मजबूत होता है, हल्का होता है और क्या होता है, लचीला होता है। तो कौन हो जाएगा, ए बी और क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, ए बी सी, मतलब दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, अग्निशामक जो होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन उसके अंदर जो रहता है, मतलब अग्निशामक का जो डब्बा रहता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, सही बात है। अगला है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड हल्की है, गलत बात है। ऑक्सीजन से भारी होता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भारी होने के कारण यह आग के ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिससे ऑक्सीजन का कनेक्शन क्या होता है, खत्म हो जाता है, और वह क्या करता है, ऑक्सीजन का जो कनेक्शन होता है उसको काट देता है, और इसलिए आग जो होता है बुझ जाता है, ठीक है। तो दूसरा बात क्या हो गया, गलत, और पहला बात क्या हो गया, सही। इसीलिए तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। जीवाणु के बारे में मतलब बैक्टीरिया के बारे में कौन सा बात सही आपको बताना है। तो पहला पॉइंट है, दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज इन हर्बीवोरस। सेलुलोज को तोड़ने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो पहला बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए बहुत सारे जानवरों में सेलुलोज को पचाने के लिए कुछ बैक्टीरिया होता है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला है, ये मानव में पाचन प्रक्रिया में मदद करता है। हाँ, पाचन प्रक्रिया में भी मदद करता है, हमारे पेट में ये होता है। ये प्रति जीवाणु के उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो बनता है उनमें इनका योगदान होता है, सही बात है। अगला है, ये केक बनाने में प्रयुक्त होता है, गलत बात है। केक किससे बनाया जाता है, ईस्ट से। ये अल्कोहल बनाने में प्रयुक्त होता है, अल्कोहल भी किससे बनाया जाता है, ईस्ट से, ठीक है। अगला है, ये बायोगैस संयंत्र में जैविक पदार्थ के विघटन के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। बायोगैस में जो डिकम्पोज करता है कौन करता है, बैक्टीरिया। तो ये भी क्या है, सही है। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है और एफ सही है, ए बी सी और एफ। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साल्ट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स बिकॉज इट। अचारों में नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में करते हैं। तो देखिए अचार में हम लोग नमक मिलाते हैं, उससे होता क्या है, एक तो टेस्ट आता ही है, उससे क्या होता है, एक और फायदा क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं लगता, अचार खराब नहीं होता है, ठीक है। तो अचार जो है बच गया नमक की वजह से, क्यों, तो देखिए इसका कारण याद रखिएगा। जैसे ही नमक डालेंगे तो वह क्या करेगा, मॉइस्चर को, जो अचार का मॉइस्चर होगा उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। और जहाँ पे नमी कम हुआ तो नमी अगर उसको मिलेगा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब नमी मिलेगा तभी वो ग्रोथ करता है, नमी नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए देखिएगा बरसात के दिनों में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म जीव जो होता है, उसका ग्रोथ बढ़ जाता है, क्योंकि बरसात में नमी ज़्यादा रहता है। तो ये क्या करेगा, नमक जैसे ही रखेंगे, NaCl जैसे ही रखेंगे, मॉइस्चर को कम कर देगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा तो इस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस पर बैठ नहीं पाएगा, जीवित नहीं हो पाएगा, उसका ग्रोथ रुक जाएगा, इसीलिए वो खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, यह सूक्ष्म जीव को समाप्त करने के लिए अम्लीय व्यवस्था उत्पन्न करता है, गलत बात है। ये एसिड प्रोड्यूस नहीं करता है। यह आर्द्रता के स्तर को निम्न करता है, देखिए सही बात है। यह आर्द्रता को मतलब नमी को क्या करता है, कम कर देता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में असमंदन होता है, मतलब कमी आ जाता है, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश भी ध्यान रखना है क्योंकि इंग्लिश का वर्ड थोड़ा आसान होता है। रिड्यूस मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर को कम कर देता है। इनहिबिट्स मतलब ग्रोथ को रोक देना, कम कर देना। अगला है, यह वायु को अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे सूक्ष्म जीव भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं, गलत बात है। इसमें ऐसे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीव को समाप्त कर देते हैं, ये भी गलत बात है, ठीक है। तो NaCl क्या करता है, मॉइस्चर को, नमी को कम कर देता है, याद रखिएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, दो निरावेशित पिंडों एक्स और वाई आपस में रगड़ते हैं, ठीक है। दो अनचार्ज बॉडी है, एक है एक्स और एक है वाई। एक्स और वाई में कौन चार्ज होगा, एक पे प्लस चार्ज आएगा, एक पे माइनस, एक पे माइनस तो एक पे क्या आएगा प्लस। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एक लॉस करेगा, जो लॉस करेगा प्लस चार्ज, जो गेन करेगा माइनस चार्ज, ठीक है। तो देखिए दो बॉडी को, ठीक है, अगर रगड़ेंगे तो दोनों के ऊपर चार्ज आएगा, और दोनों का चार्ज क्या होगा उल्टा, एक पे प्लस आएगा तो एक पे माइनस आएगा, एक पे माइनस तो एक पे प्लस, और दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, समान चार्ज होगा और क्या होगा एक दूसरे का अपोजिट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड सेल दिया है ABC और उसका फीचर्स है, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए डिस्क शेप, ठीक है, डिस्क के आकार का कौन होता है भाई, RBC होता है। और आकार किसका बदलते रहता है, WBC का। और रक्त के स्कंदन में, मतलब रक्त को कौन क्लॉट करता है, तो प्लेटलेट्स। तो A हो जाएगा RBC, ठीक है, B हो जाएगा WBC, C हो जाएगा प्लेटलेट। देखिए C से भी आप पहचान सकते हैं, देखिए C कहीं ऑप्शन हिले नहीं, यहाँ पे एक हुआ है, प्लेटलेट्स हो जाएगा। और B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा आपका WBC। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बड़े पात्र में जल का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। एक बर्तन है, इसमें पानी है, टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। इसको दो बर्तन में रखते हैं। एक बर्तन है, ठीक है, 250 ml का, और एक बर्तन है 750 ml का, ठीक है। इसमें पानी रखते हैं 250 ml, इसमें पानी रखते हैं 750 ml, पूरा ऊपर तक भर देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कौन सा कथन सही है बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A और B जल का तापमान एक समान है, सही बात है। 50 डिग्री डाले हैं तो इसका भी कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। A और B में उष्मा की मात्रा एक समान, उष्मा की मात्रा एक समान नहीं होगा। यहाँ पे ज़्यादा आयतन होगा, वहाँ पे क्या होगा ज़्यादा भाप निकलेगा, और वहाँ का ताप क्या होगा अधिक होगा, वहाँ का हीट क्या होगा अधिक होगा, अधिक उष्मा होगा, इसमें अधिक उष्मा होगा, और इसमें उष्मा क्या होगा कम होगा। A में जल का तापमान B के जल के तापमान से निम्न है, गलत बात है। A में जल की उष्मा की मात्रा B की अपेक्षाकृत निम्न है। A में जो जल का उष्मा होगा, यहाँ पे जो उष्मा है वो क्या है, इससे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो A में ज़्यादा उष्मा होगा और B में क्या होगा कम उष्मा होगा। तो दोनों में ताप सेम है, लेकिन हीट का बात करेंगे तो A में क्या होगा कम होगा और B में क्या होगा अधिक होगा, ठीक है। तो A सही है और D ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो A और D मतलब दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। 19 जनवरी 2023 का जो पेपर हुआ था, पेपर 2 सीटेट का। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सभी पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। आंसर भी होगा, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, मैथ साइंस और SST का भी पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।